हेलो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम अपने दृष्टि 2025 की जो पार्ट 2 अपडेटेड आई है, जो सितंबर 1 से 2024 के 15 सितंबर 2025 तक के करंट अफेयर को कवर करती है। इस सेशन में हम अपने नेशनल अफेयर्स को नोट्स के थ्रू में पढ़ेंगे। और ये सेशन जो है एक रिवीजन सेशन है। इसमें जो है कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे और कुछ छोड़ेंगे भी नहीं। और इसको जो है कि नोट्स के थ्रू मैंने जो है कि नोट्स बना दिया और वहाँ पर कोई भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है उसको ऐड कर दी है। और इसको जो है कि इसी तरीके से हम पढ़ लेंगे अपने दृष्टि के जो भी अपडेटेड नेशनल अफेयर्स है उनको। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपने पहले करंट अफेयर को देखते हैं, जो कि नेशनल अफेयर्स हेडिंग में है। पहला करंट अफेयर है कि इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। अभी हम जानते हैं कि रिसेंटली में जो कि 9 सितंबर को अपने वाइस प्रेसिडेंट का 15वें वाइस प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट हुए हैं। इनका रिजल्ट आया था और जो है कि 15वें वाइस प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं, वो हुए सीपी राधाकृष्णन, जो कि एनडीए के जो है कैंडिडेट थे। और इनको जो है कि इलेक्ट किया गया है अपने 15वें वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा, क्योंकि हमें पता है कि जो 14th वाइस प्रेसिडेंट थे धनखड़ जी, उनके हेल्थ के चलते जो है कि उन्होंने रिजाइन कर दिया था। और वो जो है कि वैकेंसी कॉज हो गई थी अपने वाइस प्रेसिडेंट की। एंड एज वी नो, वाइस प्रेसिडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द पार्लियामेंट, जो कि चेयरमैन भी होते हैं हमारे राज्यसभा के। तो इसीलिए इस इलेक्शन को जल्द से जल्द कंडक्ट कराया गया। और 15वें जो है कि वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं सीपी राधाकृष्णन, जिन्होंने डिफीट किसको किया है, जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। ये किसके कैंडिडेट थे, इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट। इन्होंने जो है कि नॉमिनेट किया था इनको। और जो है कि इसमें जो है कि हम इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि टोटल जो है एलिजिबल वोटर थे 781, जिसमें से जो है कि 767 वोट्स जो है कि मेंबर्स ने वोट किया। और सीपी राधाकृष्णन को प्रीफरेंस वोट मिले हैं फर्स्ट प्रीफरेंस पे 452 वोट, और ये जो है कि इलेक्टेड हो गए। और रेड्डी जी को जो है कि 300 वोट्स मिले और ये डिफीट हो गए। यहाँ पे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पे जो है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से जो है कि वोटिंग होती है सीक्रेट बैलेट के थ्रू जो है कि ये वोटिंग की जाती है। तो यहाँ पे जान लें कि जैसे मान लीजिए टोटल कैंडिडेट 781 है, तो जो है कि मेजोरिटी चाहिए 392 वोट्स की जो है कि मेजोरिटी चाहिए जो है कि कैंडिडेट को जीतने के लिए। वैसे मान लीजिए इनको जो है कि 452 वोट्स मिले थे। और इनको जो है कि मान लीजिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा इलेक्शन का प्रोसेस समझ लेते हैं। इलेक्शन का वोटिंग प्रोसेस जो है, इलेक्शन के वोटिंग काउंट होने का प्रोसेस, यहाँ पे जो है कि टोटल वोट हमें कितने चाहिए, 392। और जो है कि मान लीजिए सबको जो है कि एक सीक्रेट बैलेट दिया जाता है, जिसमें 1 2 3 प्रीफरेंस देनी होती है हर कैंडिडेट को। तो मान लीजिए इनको जो है कि पहली बार में 380 वोट मिलते हैं सीपीजी को। और जो है कि इनको मिलते हैं कुछ मान लीजिए 320 वोट। और तीसरा प्रीफरेंस जो है कि उनको जो है कि वोट मिलते हैं 100। तो ऐसे हमें देखना है कितना है कि 392 चाहिए। और इसमें भी 100 में जो होगा वो जो है कि वॉलेट पे जो है कि बैलेट पे जो फर्स्ट प्रीफरेंस में जो है कि इन्होंने दिया होगा किसी और को, सेकंड प्रीफरेंस सीपीजी को जो है कि मान लीजिए 80 वोट मिले होंगे, थर्ड प्रीफरेंस से जो है कि 20 वोट। तो ये वोट जो है कि ट्रांसफर हो जाते हैं और तीसरे कैंडिडेट का कैंडिडेचर कैंसिल करके ये ऐड कर दिया जाता है। इसमें 80 वोट ऐड कर देंगे, इसमें 20 वोट ऐड कर देंगे, तो ये जो है कि 340। और ये जो है कि समथिंग अराउंड जो है कि आपका लगभग 460 के लगभग बन जाएगा। और हमें 392 चाहिए होते हैं, तो जो है कि ये इलेक्शन जीत जाते हैं। ये मैंने ब्रीफली वोटिंग काउंटिंग समझा दी, जो है कि थोड़ा जो है कि एक्स्ट्रा नॉलेज में। तो हमने देख लिया यहाँ पे क्या है कि हमने जो है कि देख लिया 781 वोट थे, सीपीजी जीत गए। और इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जान लेते हैं, जैसा कि हमारा जो है कि हम जानते हैं पार्ट 5 जो है कि बात करता है यूनियन की, जो कि आर्टिकल 52 से 151 है, जिसमें जो है कि पहला पार्ट है जो 52 से 78 आर्टिकल्स थे कि एग्जीक्यूटिव की बात करता है। और ये एग्जीक्यूटिव क्या क्या कंसिस्ट करता है, एग्जीक्यूटिव में हमारे प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन की वैकेंसी की इलेक्शन की बात किसमें, आर्टिकल 66 में बात है। आर्टिकल 68 में किसकी बात है, जो वैकेंसी फिल करने की, मीन्स अभी जो है कि वैकेंसी फिल हुई है, तो आर्टिकल अंडर 68 जो है कि इलेक्शन को कंडक्ट कराया गया है। और आर्टिकल 69 में क्या है, ओथ्स एंड अफर्मेशन है, जो कि हमारे कौन से शेड्यूल में है, थर्ड शेड्यूल में जो लिखा हुआ है ओथ्स अफर्मेशन लेने का। तो ये जो है कि ओथ्स एंड अफर्मेशन की बात करता है, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और यहाँ पे एक चीज आप याद कर सकते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट क्या है। तो इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट में जो है कि इलेक्टेड और नॉमिनेटेड बोथ एमपीज होते हैं, लोकसभा के और राज्यसभा के। मीन्स यहाँ पे बोथ इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर होंगे, किसके, राज्यसभा और लोकसभा के। यहाँ पे कोई भी एमएलए का रोल नहीं होता है, ये याद रखिएगा। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी एमएलए चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, कोई भी स्टेट जो है कि पार्टिसिपेट नहीं करता है। सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स, जो कि एमपी हो, वो भी इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड बोथ। और जो है कि प्रेसिडेंट के जो है कि इलेक्शन में क्या होता है, जो कि हमारे जो है कि आर्टिकल, किस आर्टिकल में मेंशन है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो जो है कि यहाँ पे जो है बोथ इलेक्टेड एमपीज, राज्यसभा और लोकसभा दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। और इलेक्टेड में एमएलए जो है कि सारे स्टेट और लेजिस्लेचर जो है कि
फॉर्म करेगा, जो यूनियन टेरिटरी है लेजिस्लेचर के साथ, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, वो जो है इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट जो है कि फॉर्म करेंगे। यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि अगर मान लीजिए इलेक्शन है तो हमारा क्वेश्चन जो है कि बेसिकली फॉर्म हो सकता है कि बताइए इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट में कौन कौन होते हैं, कौन कौन नहीं होते हैं। तो ब्रीफली हमने पहली न्यूज को देख लिया। अब आइए इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, जो कि है स्वच्छ स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड जो है कि मिले हैं 2025 के। इसमें ये जो वायु है यहाँ पे जो है कि क्लीन एयर अवार्ड है, मीन्स यहाँ पे कितनी साफ हवा है इसके बारे में बात की गई है। अभी जो है कि सबसे जानते हैं कि सबसे वर्स्ट पॉल्यूशन जो है, वर्स्ट एयर जो है कि दिल्ली में है, जो कि एक जो है कि रिपोर्ट निकलती है एयर क्वालिटी लाइफ रिपोर्ट निकलती है, जो कि एक शिकागो यूनिवर्सिटी है वो निकालती है। तो उसने बताया कि दिल्ली की जो है कि सबसे वर्स्ट पॉल्यूशन है, और यहाँ पे जो है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है कि 8.2 ईयर से डिक्लाइन कर गई है पिछले कुछ डिकेड में ड्यू टू एयर क्वालिटी। तो यहाँ पे जो है कि अभी हमें देखना है क्या, स्वच्छ स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो है कि 2025 का जो है कि है, ये जब है कि 2019 में जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया था अंडर दी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, मीन्स क्लीन एयर प्रोग्राम के अंडर इसको लॉन्च किया गया था। इसमें कि 130 सिटीज में इंप्रूव करने की एयर क्वालिटी की बात की गई थी। और जो है कि यहाँ पे एक चीज और याद रख सकते हैं आप कि जो है कि इंडिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स कौन निकालता है, इंडिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स निकालता है CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये जो है कि इंडिया के एयर क्वालिटी इंडेक्स निकालता है। और यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंडर 130 सिटीज में इंप्रूव करने के लिए क्वालिटी एयर बताया गया था। ये जो है कि नया इनिशिएटिव था जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज का, जिसमें हमारे यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने प्रेजेंट किए हैं अवार्ड 2025 के, जो कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड्स हैं, जो कि 3 कैटेगरी में दिया जाता है, कैटेगरी 1, 2 और 3। ये इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पॉपुलेशन जो है 10 लाख से ज्यादा होगी, यहाँ पे जो है कि 3 लाख से 10 लाख के बीच में होगी, बिटवीन 3 लाख से 10 लाख, और यहाँ पे जो है लेस देन 3 लाख पॉपुलेशन होगी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कैटेगरी 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं, और हमें सारी कैटेगरी के अवार्ड याद नहीं रखने हैं, बस कैटेगरी 1 जो है कि हमारे एग्जाम पर से इंपॉर्टेंट होता है। पर देखिए कैटेगरी 2 में जो है कि कुछ अपने यूपी के स्टेट्स हैं, तो उनको भी पढ़ लेंगे। तो पहली कैटेगरी में फर्स्ट अवार्ड, जो कि जानते हैं कि इंदौर जो है कि सबसे क्लीन सिटी भी है क्लीनिनेस के मामले में, तो यहाँ की एयर भी क्लीन है, तो इसको अवार्ड दिया गया है। सेकंड जो है कि जबलपुर को दिया गया है, जो कि खुद इटसेल्फ इन दी मध्य प्रदेश है। थर्ड जो है कि ज्वाइंटली अवार्ड दिया गया है आगरा और सूरत को। तो हमें ये याद रखना है, थर्ड जो है कि उत्तर प्रदेश का है, तो आगरा को कैटेगरी 1 में थर्ड अवार्ड दिया गया है, ये आपको याद रखना है। फिर कैटेगरी 2 को देखें तो फिर यहाँ पे जो है कि पहली जो है कि अमरावती को दिया गया, अमरावती को। सेकंड जो है देखिए मुरादाबाद और झांसी को दिया गया है ज्वाइंटली, तो आपको याद रखना है मुरादाबाद जो कि एमपी में है, तो सॉरी यूपी में है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अलवर जो है कि राजस्थान में है, इसको कैटेगरी 2 का थर्ड अवार्ड दिया गया है। एंड कैटेगरी थर्ड में देखिए देवास, पन्नाऊ, अंगुल, ये जो है कि एमपी का है, ठीक, और ये हिमाचल प्रदेश में लाई करता है, और ये उड़ीसा में, तो आप इसको याद रख सकते हैं। कैटेगरी 3 जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पे स्टेटस रिपोर्ट देखें, यूपी का देखें तो यूपी में देखिए कैटेगरी 1 मतलब सिटीज के अंदर यूपी किस किस सिटी को मिला है, तो यूपी में थर्ड नंबर पे सिटी है आगरा, 5th, 7th, 11th आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, और 15th पे कौन है, लखनऊ है। तो आप इसको याद कैसे रख सकते हैं, इसके जो है कि ट्रिक बना लीजिए, अक्का पावल, अक्का पावल मीन्स आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और जो है कि लखनऊ। ये देखिए कैसे यहाँ पे जो है कि सारे प्राइम नंबर है, मीन 3, 5, 7, 11 और 15, तो जो है कि याद रख सकते हैं आप, जो है कि लखनऊ है। तो ये जो है कि चारों जो है कि सीरीज में है, प्राइम नंबर 3, 5, 7, 11, इसको आप जो है कि अक्का पावल जो है कि इससे भी याद रख सकते हैं। चलिए फिर हमने ये देख लिया। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 200 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ दादा भाई नौरोजी जो है कि अभी रिसेंटली में सेलिब्रेट की गई है, जिनका जो है कि डेट ऑफ बर्थ सितंबर 4 को जो है कि इनकी 200वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई है। इनका जो है कि बर्थ प्लेस कहाँ है, जो बॉम्बे, उस समय का बॉम्बे, अभी का मुंबई, जो कि मुंबई में नवसारी डिस्ट्रिक्ट जो था, वहां से जो है कि इनका जो है कि बर्थ प्लेस है, और उनकी 200 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है। एंड वी नो दैट कि दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देख ले। ये वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एओ ह्यूम द्वारा जो स्टैब्लिश की गई थी, जो कि पॉलिटिकल फिलोसफी रख के ये पार्टी फॉर्म की गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स हैं।
और ये सबसे ज्यादा बार प्रेसिडेंट रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ये टाइम्स की बात हो रही है, सबसे ज्यादा टाइम मतलब सबसे ज्यादा बार इलेक्ट हुए हैं, जो कि 1886, 1893 और 1906 के आईएनसी सेशंस के प्रेसिडेंट रहे हैं, जो कि कहाँ कहाँ हुआ है। 93 वाला जो है कि लाहौर में हुआ है, 86 और 906 वाला कलकत्ता में हुआ है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे फैक्ट, कि अगर पूछे कि सबसे लंबे प्रेसिडेंट कौन है, तो वो अब्दुल कलाम आजाद है, जो कि 1940 से 1946 तक रहे हैं। क्योंकि उस वक्त जो है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन नहीं हो पाए थे, क्योंकि वहां पे हम जानते हैं कि एज दे नो कि वहां पे जो है कि वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन थी, जो कि 1938 से शुरू होकर अप्रॉक्स 1940 से 44 तक चली थी। तो यहाँ पे इलेक्शन ही नहीं हुए थे कांग्रेस में प्रेसिडेंट के। तो सबसे लंबे जो है कि अब्दुल कलाम आजाद रहे हैं। तो और क्या जान सकते हैं इनके बारे में, ये फर्स्ट इंडियन है जो कि प्रोफेसर रह चुके हैं लिप्सटन कॉलेज ऑफ बॉम्बे, जो है कि ये याद रखना है। एंड जो है कि इंडियन काउंसिल एक्ट जो है कि 3 सीरीज में थी, इंडियन काउंसिल एक्ट 61, 1902 और 1909, जो कि ये 3 है। जो 92 के पहले फर्स्ट इंडियन ब्रिटिश पार्लियामेंट मेंबर थे, ये पहले इंडियन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए थे। और 61 में हम क्या रिकॉल कर सकते हैं, यहाँ पे जो ऑर्डिनेंस की पावर दी गई थी, जो आज के प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है, यहाँ पे जो है कि इस एक्ट में सबसे पहले मेंशन था कि जो वहाँ पे जो है कि गवर्नर जनरल थे, उनको जो है कि ऑर्डिनेंस की पावर दी गई थी। और आज ही के डेट में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से उसको विड्रॉ करते हुए प्रेसिडेंट्स के पास हमारे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। और 1909 को तो हम जानते हैं मॉन्टेमिनो रिफॉर्म कहते हैं, जिसमें जो है कि इसको जो है कि मॉन्टेग्यू को जो है कि फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। यहाँ पे जो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में सांप्रदायिक जो है कि बेसिस पे रिजर्वेशन दिया गया था, कि मुस्लिम्स को अलग से जो है कि वोटिंग राइट्स दिए गए थे अपने ही सेक्शंस में। तो यहाँ से हमने 3 चीजें रिकॉल कर ली। और यहाँ पे बुक देखे तो इनकी बुक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रोल, जिसे जो है कि हम जानते हैं कि जो ड्रेन वेल्थ थ्योरी है, ड्रेन वेल्थ थ्योरी, वो जो है कि आप यहाँ से रिकॉल कर सकते हैं। और इनका एक जर्नल था रस्ट गोफ्तर इनकी जर्नल थी। और 1886 में इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को फॉर्म किया था। 1895 में जो वेलबी कमीशन थी, वेलबी कमीशन जो है कि ऑल्सो कॉल्ड थी रॉयल कमीशन। रॉयल साहब क्या याद रखेंगे, देखिए वेलबी कमीशन में क्या था ऑब्जेक्टिव, ये जो है कि फाइनेंशियल रिलेशन डिटरमाइन करने थे, से फाइनेंशियल रिलेशन जो है कि डिटरमाइन करेगी बिटवीन द इंडिया एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट। और जो है कि इसको कैसे याद रख सकते हैं, वेलबी कमीशन एक रॉयल कमीशन थी। रॉयल से याद रखेंगे आप फाइनेंस, फाइनेंस जो है कि रिलेटेड चीज है, जो कि 1995 में इनको मेंबर भी बनाया गया था, जिसके जो है कि वेलबी कमीशन के चेयरमैन कौन थे, रेगनार्ड अर्न वेलबी, इन्हीं के नाम पे जो है कि कमीशन पड़ गया था। तो ये याद रखेंगे, रेग अर्न वेलबी याद रख लीजिए, ये चेयरमैन आपको याद हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट न्यूज है अग्निकार कैंपेन 2025। अब ये कैंपेन क्या बात करता है, इससे तो पहले याद रखिए अग्निकार से जो है कि कुछ फायर से रिलेटेड नहीं है, फायर से रिलेटेड नहीं है, जबकि ये जो है कि अपने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर जो है, इनके मिनिस्टर मनोहर लाल जी हैं, उन्होंने जो है कि जो अपना प्रधानमंत्री आवास योजना है अर्बन का, जानते हैं ना, आवास, आवास मतलब घर, घर जो कि रूरल और अर्बन एरिया में जो है कि सबको जो है कि एक रेजिडेंस दिया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एरिया में जो है कि अग्निकार कैंपेन चलाया गया है, जो कि एक डोर टू डोर कैंपेन है, कि जो टारगेट्स हैं, मीन जो है आवास बनाने के जो टारगेट्स हैं उनको पूरा करने के लिए क्रेडिट लोन फैसिलिटी और जो है कि अवेयरनेस कैंपेन है, कि आप जो है कि अपनी जो है कि घर बनवा लीजिए और टारगेट्स को पूरा हो जाए। तो जो कि अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो कि सेकंड फेज है किसका, प्रधानमंत्री आवास योजना का, उसको एसिलेट करने के लिए ये कैंपेन चलाया गया है। तो ये आप ब्रीफली जान सकते हैं, जो कि हमारा जो कि ये आवास योजना अर्बन जो है कि 2015 में लॉन्च हुआ था, इंश्योर करने के लिए कि सभी के पास घर हो जाए 2022 के एंड तक। तो ये कैंपेन चलाया गया है अभी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा। तो ये याद रखेंगे। इससे रिलेटेड और कुछ कैंपेन है वो याद रख सकते हैं, जैसे ये कैंपेन है एक पेड़ माँ के नाम, ये अभी जो है कि इसका सेकंड फेज स्टार्ट हुआ है, जो कि एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है। और यहाँ पे रिलेटेड आप क्या याद रख सकते हैं, इसी के अंडर जो है कि एक चीज चला गई है मंत्री वन, मीन्स जो है कि हमारे जो एमपीज हैं वो अपने जो है रेजिडेंस में और फॉरेस्ट लगाएंगे। जो दिल्ली में जितने भी रेजिडेंस हैं, एमपी हाउसेज है, जो कि अरावली रेंज जो है उसके साइड में जो है कि 750 एकड़ का जो है कि टारगेट लिया गया है। और ये जो मंत्री वन बनाए जाएंगे वो इस कैंपेन के अंदर एक पेड़ माँ के नाम, जो कि इसका सेकंड फेज चलाया जा रहा है, जो किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। और दूसरा आप जान सकते हैं और अदर कैंपेन जो है कि न्यूज में क्या है, धरती अब्बा जन भागीदारी अभियान, जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर का है। और ये सातावरी जो है कि हेल्थ के लिए है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कैंपेन इधर हो गए। और कुछ कैंपेन देख लीजिए, जैसे कि आपने ये सुना होगा सक्षम निवेश क्या है, ये जो है कि निवेशक जो है कि डिजिटल मतलब कि रूरल एरिया में जो है कि आपके अवेयरनेस कैंपेन है बैंकिंग से रिलेटेड, जो कि
मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है, जो कि इसमें आईपीएफ का IEPFA का है, जो कि इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, जिसका ये किसका है, सक्षम निवेश। यहाँ पे कंफ्यूज होकर आरबीआई और ये सब मत मार दीजिएगा, आरबीआई और सेबी जो है कंफ्यूजिंग ऑप्शन में दे सकता है, पर आपको जो है क्या याद रखना है, सक्षम निवेश जो है कि कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री का एक है, जिसका इंस्टीट्यूशन कौन है, IEPFA, जो कि इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी है। और जो है कि कैंपेन देखे तो स्वच्छता ही सेवा, ये जो है कि गांधी जयंती जो है कि आ रही है 2 अक्टूबर के पास, ये जो है कि इस फेज में जो है कि लगभग 7 से 8 दिन का कैंपेन चलाया जाएगा, जिसमें मल्टीपल यूनिवर्सिटी जो है कि अपने जो है कि सारे रिकॉर्ड्स, मतलब जो है कि जो स्टाफिंग जो है कि रैंकिंग रखी होती है, अलमीरा जो है कि ऑफिस की क्लीनिंग, ये सब पे ध्यान देगी। जो इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर का। फिर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, जैसा कि जान सकते हैं स्वच्छता के लिए जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और नारी का जो है कि सशक्ता तो जो है कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो जो है कि इससे आप जो है कि मिनिस्ट्री आ सकते हैं कि ये किसका कैंपेन है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का। देन जो है कि नेक्स्ट कैंपेन है विकसित भारत बिल्डाथन 2025, जैसे मैगाथन होता है या मैराथन होता है, वैसे यहाँ पे जो है कि बिल्डाथन है, जो कि स्कूल जो है कि स्कूल्स में अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाएंगे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो है कि कैंपेन है विद नीति आयोग एंड AICTE, इनके कोलैबोरेशन से जो है कि ये जो है कि चलाया जा रहा है ये कैंपेन। फिर नेक्स्ट जो है कि प्रशासन गांव की ओर, प्रशासन जो है कि गांव की ओर मूव कर रहा है, ये कैंपेन है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड जो है कि पेंशन का जो है कि ये जो है कि इसका जो है कि कैंपेन है। फिर नई चेतना 3.0 जो है कि वुमेन्स के अगेंस्ट जो है कि डोमेस्टिक वायलेंस को खत्म करने के लिए, वुमेन्स के अगेंस्ट जो डोमेस्टिक वायलेंस खत्म होता है उसके लिए कैंपेन चलाया जा रहा है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है, वाया दी DNRM, मतलब कि नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन जो है उसके अंदर जो है कि कोलैबोरेशन में जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट है, इस कैंपेन को चला रही है। क्योंकि जैसे मनरेगा के लोग जो है कि काम करने आएंगे तो वहीं पे जो है कि इस टारगेट को पूरा कर दिया जाएगा। जो वुमेन्स आएंगी उनको अवेयरनेस कैंपेन चलाने के लिए कि आपके साथ जो भी डोमेस्टिक वायलेंस है, आपके राइट्स है कि आप उससे जो है कि उसको सहे ना, तो इसलिए जो है कि ये कैंपेन चलाया जा रहा है। तो चलिए हमने एक कैंपेन के साथ बहुत सारे कैंपेन एक्टिव रिकॉल कर लिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंसेंटिव स्कीम टू प्रमोट द रिसाइकलिंग ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स। में जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जैसा कि हम जानते हैं, जैसे थोरियम रिजर्व हो गया या यूरेनियम हो गया, और भी बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स है, उसके लिए जो है कि इंसेंटिव स्कीम जो है कि प्राइम मिनिस्टर जो है कि कैबिनेट ने जो है कि अप्रूव किया 6 साल के लिए, जो कि फाइनेंशियल ईयर जो है कि 25-26 से 30-31 तक की रहेगी, जो कि हमारे पार्ट है नेशनल क्रिटिकल मिशन का। तो यहाँ पे अगर कुछ पूछे तो बस इससे पूछेगा नेशनल क्रिटिकल मिशन क्या है, क्योंकि क्रिटिकल मिशन जो हमारे रिसोर्सेज को बूस्ट करेगा, और उसमें जो है कि इंसेंटिव स्कीम चलाई गई है। तो इसमें जो है कि कुछ ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, हमने ब्रीफली देख लिया। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कि नेक्स्ट न्यूज है लॉन्च ऑफ द बिहार स्टेट जीविका निधि क्रेडिट कार्ड कॉर्पोरेशन फेडरलिज्म में, जो है कि बिहार में लॉन्च हुआ है जीविका निधि क्रेडिट कॉर्पोरेशन, जो है कि लॉन्च किया गया है। ये क्या है, पीएम जी ने इसको इनोग्रेट किया है बिहार में, और ये है वुमेन एंगेज, जो है कि जो भी वुमेन एंगेज हुई है लाइवलीहुड एक्टिविटीज, जो है कि दिनचर्या की जो भी एक्टिविटीज है गाँव में उससे एंगेज होती हैं, उससे जो है कि इनको जो है कुछ क्रेडिट स्कीम की, मतलब पैसे दिए जाएंगे, लोन दिए जाएंगे क्रेडिट, जिससे वो अपनी लाइवलीहुड को सुधार सकें। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि ईज ऑफ एक्सेट एट द फंड ऑफ लोअर इंटरेस्ट रेट में, जो है कि कम ब्याज दर पे जो है कि उनको लोन दिए जाएंगे, जिससे जो है कि उनका ईज एक्सेस हो जाए और जो है कि अपनी लाइवलीहुड को वो इम्प्रूव कर सके। और ये पूरा काम जो है कि डिजिटली होगा, किससे, जीविका डिजिटल प्लेटफॉर्म से होगा, जो कि एक एंटायरली ऑनलाइन प्रोग्राम है, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वो भी जिसमें जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ द वुमेन जो है कि बिहार की, इसमें जो है कि रजिस्टर करके अपने जो है कि लोन को जो है इजीली फाइंड कर सकती हैं। आइए इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव, जो है कि पीएम जी ने हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने इनोग्रेट किया है ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव को, जो कि हंसलपुर गुजरात में जो है कि इसको इनोग्रेट किया है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट एफर्ट है सेल्फ रिलायंट इन दी फील्ड ऑफ द ग्रीन एनर्जी। जैसा कि हम जानते हैं, हम जो है कि ग्रीन एनर्जी की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। मीन्स जैसे आप देखें तो फेम चलाया गया था, है ना, ई व्हीकल जो है कि बहुत सारे जो है कि ई व्हीकल के प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, और जो है कि जैसे देखें तो BS4 को भी अब डिकमीशन करके BS6 पे आ रहे हैं हम लोग, कि हम जो है कि अपने इन्वायरमेंट को जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सके और ग्रीन एनर्जी की तरफ ज़्यादा जा सके। तो इसलिए जो है कि ये जो है कि लॉन्च किया गया है, कहाँ पे, हंसलपुर गुजरात में। ये जो है कि मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड, मीन्स ये मेक इन इंडिया होगा और इसको वर्ल्ड के लिए बनाया जाएगा, मेक फॉर द वर्ल्ड मतलब एक्सपोर्ट की भी बात की गई है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, ई वितारा। ई वितारा क्या है, पहली ई व्हीकल है सुजुकी की जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हुई है, मतलब इंडिया में बनाई नहीं गई है, यहाँ पे फुल्ली जो है कि इसको मैन्युफैक्चर किया गया है इंडिया में, मीन जो है कि A to Z पार्ट
इसके जो है कि इंडिया में मैन्युफैक्चर हुए हैं, मीन्स कुछ पार्ट जो है कि बाहर से इंपोर्ट करके यहीं पे पूरा मैन्युफैक्चर हुआ है। तो इसको जो है कि फर्स्ट इंडिजीनियस मैन्युफैक्चर के अंडर जो है कि आप कह सकते हैं ये बता रहा। तो आइए इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है USDISE, जो कि 2024-25 की जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक रिपोर्ट निकाली है। तो इसमें के बारे में देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? यह है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर द एजुकेशन प्लस। इसमें जो है कि क्या बताते हैं, रिपोर्ट फॉर दी जितने भी इंडिया के ऑफिशियल स्कूल लेवल डाटा है, बैकबोन जो है कि हमारे इंडियन के मॉनिटरिंग स्कूल एजुकेशन की है। तो ये इस रिपोर्ट को जो है कि मेंशन करता है। आपको बस ये याद रखना है कि USDIE जो है कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो है कि एक रिपोर्ट है। और अगर देखें तो जो है कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे हो गया, या जो है कि इन कोलैबोरेशन ऑफ जो है कि एनजीओ पार्थम है, जो एनजीओ पार्थम, उससे जो है कि ऑल इंडिया सर्वे जो है कि एजुकेशन रिपोर्ट निकालते हैं, या जो है कि ऑल इंडिया हायर सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन जो है कि ये सब रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से ही कोरिलेट करती हैं। तो ये आपको याद रखना है। और ये जो है कि हम यहाँ ब्रीफली पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा एग्जाम जो है कि अगर मान लीजिए यूपी पीसीएस आप दे रहे हैं तो 12 अक्टूबर को है। तो ये रिवीजन सेशन है, इसमें जो है कि हम इसीलिए तेजी से पढ़ रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे जो है कि एजुकेशन का। ये किसने मतलब ये किसने जो है कि ये सर्वे जो है कि रिलीज किया? तो ये जो है कि कंडक्ट किया था नेशनल स्टैटिकल ऑफिस ने, जो कि ये डिपार्टमेंट है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिक प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन। जो है कि स्टैटिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का जो है कि नेशनल स्टैटिक ऑफिस है, उसने जो है कि कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे 2025 का एजुकेशन पे रिलीज किया है। जो इसका 80th राउंड है, मीन्स जो है कि ये 80 राउंड रिपोर्ट है, जो कि अप्रैल जून 2025 को रिलीज की गई है। यहाँ पे जो है कि हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन दी एजुकेशन एंड प्राइवेट कोचिंग पे बताया गया है। मीन्स जो है कि कौन कितना जो है कि स्कूल एजुकेशन पे खर्च कर रहा है और प्राइवेट कोचिंग पे खर्च कर रहा है, उसकी ये 80th रिपोर्ट जो है कि हमारे जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने जो है कि इसको पब्लिश किया है। और यहाँ पे कुछ अदर चीजें हैं जो मैं बता चुका हूँ, जो है कि अचीवमेंट सर्वे देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो हर 3 साल पे निकालती है। और ये जो है कि ऑल इंडिया सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट एनजीओ प्रथम जो है कि इन कोलैबोरेशन ऑफ दिस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। फिर AISH ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एनुअली ये रिपोर्ट को निकाला जाता है। और ये जो है कि टाइम टाइम जो है कि इसको जो है कि आप कमेंट सेक्शन बताइए, ये एनुअली निकलती है, क्वार्टरली निकलती है, कैसे निकलती है। चलिए फिर नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है मोबाइल ई वोटिंग इन बिहार। मीन जो है कि बिहार में जो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है, ये बात याद रखिएगा, ये मोबाइल ई वोटिंग मतलब मोबाइल का मतलब मोबाइल फोन नहीं, मोबाइल का मतलब होता है कि घर घर जाके एक जो है कि वैन है जिसमें जो है कि वोटिंग मशीन और ये सब होगी, और जो है कि ड्यूटी ऑफिसर्स होंगे जो है कि घर घर जाके सीनियर सिटीजन हो गए, सीनियर सिटीजन या कोई जो है कि क्रिटिकल कंडीशन में, मेडिकल कंडीशन में है, तो उसका जो है कि आर्टिकल 236 के अंदर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो है कि उसका जो है कि कोई उल्लंघन ना हो। तो इसीलिए जो है कि बिहार के जो है कि इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने पंचायत के जो इलेक्शंस होते हैं, मीन जो है कि म्यूनसिपैलिटीज अर्बन बॉडीज के इलेक्शन, उसमें जो है कि मोबाइल ई वोटिंग फैसिलिटी दी है कि सीनियर सिटीजन और बाकी लोग जो है कि वोट कर सके घर बैठे। तो ये इंडिया का पहला स्टेट है जिसने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है, मोबाइल ई वोटिंग इन दी बिहार, जो कि स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो है कि इनिशिएटिव है। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का ये इनिशिएटिव नहीं है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ऑप्शन में देते कि ये इनिशिएटिव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ये बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन का इनिशिएटिव है, जिसमें जो है कि इस एप्लीकेशन का नाम है ई सेक बिहार, जो है कि एप्लीकेशन है जो कि सीडेक और बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन ने डेवलप की है। और ये एप्लीकेशन ई वोटिंग के लिए यूज की जाएगी। आप उस पर अपना रजिस्टर करेंगे और घर पे जो है कि आपके गाड़ी आएगी और वोट आपसे लेके चली जाएगी। तो ये यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं। तो मोबाइल ऐप बेस्ड जो है कि वोटिंग है, जैसे कि ये जो है कि रीजन्स लाइक मतलब इस्टोनिया जो यूरोप का एक कंट्री है, यूरोप की एक कंट्री है इस्टोनिया, जो कि ऐसा जाने आप जो यूरोप का मैं रफली सा मैप बनाऊँ तो ये कुछ मान लीजिए यूरोप है। और यहाँ पे जो है कि कुछ कंट्रीज हैं, इस्टोनिया, लैटविनिया, लुथनिया। तो इस्टोनिया जैसे कंट्रीज में पहले से फॉलो होता है। और जो है कि आप ये याद रखिए, भीवा कुमारी जो है कि फर्स्ट वोटर बनी है, जो कि ये पकरी पकरी दजल जो है कि ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, चंपारण डिस्ट्रिक्ट की पहली भीवा कुमारी वोटर है जिनको ये मतलब ये फैसिलिटी इन्होंने यूज किया है। अगला जो न्यूज देखें तो वो है 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये बिल क्या कहता है? इस बिल में बात की गई है, मीन्स जो है कि अगर कोई भी मिनिस्टर है, मीन्स कोई भी मिनिस्टर है, ये बिल बहुत ही ज्यादा जो है कि अभी बिल है, ये एक्ट नहीं बना है, जिसके बारे में ब्रीफली जान लेते हैं। ये बिल अभी पेश किया गया कि कोई भी मिनिस्टर मीन्स MP, MLA, इवन जो है कि प्राइम मिनिस्टर, CM, कोई भी अगर 30 दिन से ज्यादा 30 डेज से ज्यादा जो है कस्टडी में रह रहा है, तो 31st डे
वो जो है कि ऑटोमेटिकली माना जाएगा कि वो रिजाइन है, मीन्स ऑटोमेटिकली इनकी पोस्ट से उनको हटा दिया जाएगा, चाहे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हो, कैबिनेट मिनिस्टर में हो, चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो। ये बिल इसकी बात करता है, क्योंकि हमारे जो है कि पॉलिटिक्स में जो है कि बहुत ज़्यादा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो गया है। हम जो है कि इसके बारे में ज़्यादा बात भी करेंगे। तो उसको डीक्रिमिनलाइज करने के लिए, मीन जो है कि उसको जो है कि पॉलिटिक्स की इमेज को जो है कि पब्लिक में जो है कि फेथ रखने के लिए इस जो है कि बिल को इंट्रोड्यूस करा गया है, जहाँ पे पीएम हो, चाहे सीएम, एमपी, एमएलए कोई भी हो, अगर वो 30 दिन से ज़्यादा जो है कि कस्टडी में रह रहे हैं, उनको 31st डे तक, 30 दिन तक बेल नहीं मिली, तो 31st डे जो है कि उनका रेजिग्नेशन ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा, या तो 30 दिन के अंदर वो खुद रिजाइन कर दें। तो ये जो है कि बहुत ही कंट्रोवर्सी में रहा है। और ये क्या करेगा, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में जो है कि आर्टिकल जो है कि 75, 164 और यहाँ पे 239 मीन जो है कि 75 बात करता है कि प्राइम मिनिस्टर के पास जो काउंसिल मिनिस्टर होती है, जो एडवाइस करती है प्रेसिडेंट को, उसकी बात करता है। यहाँ पे जो है कि स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात होती है। और ये जो है कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जो है कि दिल्ली और पुडुचेरी जैसे लेजिस्लेचर की बात करता है। और इस बिल को देखिए, जो है कि स्पेशल, पहली बात तो इसको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी, ठीक। और ऊपर से कंसर्न ऑफ हाफ ऑफ स्टेट चाहिए, कंसर्न ऑफ हाफ ऑफ स्टेट। तो इस टाइप की मेजोरिटी से जो है कि ये चेंज होगा। तो ये आप जो है कि ध्यान रख सकते हैं। चलिए फिर हम नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। मीन्स जो है कि अभी एक जो है कि बिल पास हुआ है, जो कि एक्ट बन चुका है, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, जो है कि जिसमें जो है कि बैन किए जाएंगे ऑनलाइन गेमिंग, जो है कि बैन कर दी जाएंगी। मीन्स जो है कि जितने भी ये फाइनेंशियल रिस्क वाले गेम होते हैं, फाइनेंशियल रिस्क वाले गेम, उनको बैन कर दिया जाएगा और प्रमोट किया जाएगा ई स्पोर्ट्स, स्कूल एजुकेशन गेम्स को। यहाँ पे जो है कि प्रमोट किसकी होगी, ई स्पोर्ट्स। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, पबजी के जो टूर्नामेंट होते हैं लाइक दिस, जो है कि इस टाइप के जो है कि चेस के टूर्नामेंट्स हो गए, तो इनको जो है कि प्रमोट किया जाएगा। स्कूल एजुकेशन गेम्स मतलब पजल लाइक गेम्स जो है कि यहाँ प्रमोट की जाएगी। और ये स्टैब्लिश क्या करेगा, एक नेशनल गेमिंग ऑनलाइन कमीशन को फॉर्म करेगा। और यहाँ पे स्ट्रिक्ट पेनल्टीज की बात की गई है, फाइन एज वेल एज जेल, दोनों की यहाँ पे बात की गई है। तो ये आप जो है कि ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है कि इंडियन पोर्ट्स एक्ट जो है कि 2025 की बात करता है। यहाँ पे ये याद रखेंगे किसको रिप्लेस कर रहा है, जो इंडिया पोर्ट एक्ट 1908 का है उसको रिप्लेस कर रहा है। किसके लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए अपने पोर्ट गवर्नेंस को। मीन जो है कि हमारे पोर्ट्स हैं, मीन जो है कि जानते हैं ये इंडियन कोस्ट है, मीन्स ये अपना इंडियन कोस्ट जो है, इधर पे खूब सारे पोर्ट्स हैं। गुजरात जैसे कांडला पोर्ट है, और इधर जो है कि कलकत्ता में पोर्ट है, विशाखापट्टनम पोर्ट है, और भी जो है कि बहुत सारे पोर्ट्स हैं। उनको जो है कि मॉडर्नाइज करने के लिए पोर्ट गवर्नेंस में जो है कि जो ब्रिटिश एरा का रूल था, जो कॉलोनियल लेगेसी है, मीन्स इस रूल को जो है कि मॉडर्न खत्म करके, इसको स्क्रैप करके हम जो है कि नया जो है कि रूल बना दे रहे हैं, मॉडर्नाइज कर रहे हैं अपने पोर्ट गवर्नेंस को, ताकि हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो है कि इजी एक्सेस मिल सके। तो ये जो है कि स्ट्रेंथन करेगा। और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी है, मीन्स मान लीजिए कोई पोर्ट जो है कि पोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्ट्री है, वो सेंटर के पास है, और यहाँ स्टेट जो है कि उस चीज़ को जो है कि कुछ रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, और जो है कि नेशनल गुड में जो है कि नेशनल फेवर में कोई इंपोर्टिंग जो है कि पॉलिसी को इम्पैक्ट कर रहा है, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें इस एक्ट में रेस्ट्रिक्टेड थी। तो ये एक्ट जो है कि मेनली पोर्ट के गवर्नेंस को इम्प्रूव करके सेंटर स्टेट रिलेशन जो है मैरीटाइम जो है कि उसको इम्प्रूव करेगा, सेंटर स्टेट रिलेशंस को। और जो है कि यहाँ पे जो है कि एक जो है कि स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, और जो है कि एक मैरीटाइम बोर्ड बनेगा, जो है कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, जो चेयर की जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिप एंड वाटरवेज मिनिस्टर से। जो है कि जो इनके यूनियन मिनिस्टर होंगे, वो जो है कि इस दोनों बोर्ड को चेयर करेंगे, और ये स्टैट्यूटरी और एडवाइजरी बॉडी होगी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट है मर्चेंट शिपिंग एक्ट जो है, ये जो है कि क्या करेगा, ये जो है कि रिप्लेस कर रहा है 1958 एक्ट को, और ये मॉडर्नाइज करेगा मैरीटाइम लॉ को टू अलाइन विद द ग्लोबल, जो कि हमारे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मैरीटाइम मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। उसमें जो भी ग्लोबल कन्वेंशन है, जैसे यूएन क्लॉज हो गए, ये सब जो है ग्लोबल कन्वेंशन, इनसे जो है कि अलाइन करके इस एक्ट को जो है कि रिप्लेस कर देगा 1958 को। ये 2025 का जो एक्ट जो है कि चेंज होके आ रहा है, तो इसलिए है बस। और इसमें जो है कि एक चीज याद रखिएगा, ये स्टैब्लिश करेगा नेशनल शिपिंग बोर्ड को। मीन जो है कि नेशनल शिपिंग बोर्ड को स्टैब्लिश करेगा, जिसमें जो है कि 6 मेंबर होंगे पार्लियामेंट से, 4 लोकसभा के, 2 राज्यसभा के। इसमें 6 मेंबर पार्लियामेंट के होंगे, 4 लोकसभा, 2 राज्यसभा के। और इसमें 16 से ज्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए, जिसमें नेसेसरी है कि 16 में से 4 वुमेन हो और 4 आपके मैन हो। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट न्यूज है लखनऊ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। लखनऊ रेलवे में रेल प्रोजेक्ट जो है, लखनऊ मेट्रो का फेज 1B को लॉन्च किया गया है। फेज 1B क्या है, फेज 1B जो है ईस्ट टू वेस्ट, मीन्स जो है कि जैसे हम नॉर्थ वेस्ट, मान लीजिए इधर ईस्ट वेस्ट, तो ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को बनाएगा, जो कि चारबाग से
वसंत कुंज तक 12 स्टेशन जो है कि फॉर्म करेगा। चारबाग से जो है कि ये याद रखिए, इसमें 12 स्टेशन के नाम याद रखना जरूरी नहीं है, पर जो है कि आपको कहाँ से कहाँ होगा, ईस्ट कॉरिडोर चारबाग से वसंत कुंज तक, जिसमें 12 स्टेशन होंगे मेट्रो स्टेशन। इससे पहले जो है कि हमारे पास जो है कि लखनऊ मेट्रो में नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर है, जो कि चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया तक जो है कि मुंशी पुलिया तक जो है कि जाता है, जिसमें से चौधरी चरण सिंह मेट्रो जो एयरपोर्ट मेट्रो है वो लिम्का बुक में भी अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है कि रजिस्टर करा चुकी है, क्योंकि ये फास्टेस्ट कंस्ट्रक्शन जो है कि अंडरग्राउंड मेट्रो है। मीन जो है कि ये मेट्रो सबसे जो है कि फास्ट बना था, वो भी अंडरग्राउंड, मीन अंडरग्राउंड मेट्रो बनाने का सबसे फास्टेस्ट रिकॉर्ड है अपने चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट मेट्रो, जो कि लिम्का बुक में है। तो आइए, और जो है कि इंडिया के रैंक बात की जाए तो जो है कि वर्ल्ड में जो है कि मेट्रो कनेक्शन से जो है कि इसकी रैंक थर्ड है, पहले पे चाइना है और दूसरे पे यूएस है। तो ये इंडिया रैंकिंग करता है मेट्रो में थर्ड नंबर पे कनेक्टिविटी में, मींस ये ऑपरेशनल मेट्रो है, ऑपरेशनल मेट्रो की रैंकिंग है तो थर्ड करता है, और यहाँ पे चाइना जो है कि फर्स्ट है, यूएस जो है कि सेकंड है। तो इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट अंडर दी सेमीकंडक्टर मिशन। यहाँ पे जो है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है कि लॉन्च किए गए हैं, चार प्रोजेक्ट और जो है कि इस इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन में जो है कि लॉन्च कर ऐड कर दिए गए, टोटल 10 हो जाएंगे। सेमीकंडक्टर में जो कि हमारे जो भी मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसमें जो है कि सेमीकंडक्टर द्वारा बनाई गई चिप लॉन्च लगाई जाती है, जिससे वो डिजिटली परफॉर्म करता है। अभी जैसे देखे तो न्यूज में है, आपने सुना होगा विक्रम 3201 जो है कि अभी जो है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को जो है कि यूनियन मिनिस्टर, माइटी के यूनियन मिनिस्टर जो है कि उन्होंने गिफ्ट किया है। ये क्या है, इंडिया का पहला इंडिजीनियस, ये फर्स्ट इंडिजीनियस जो है कि 32 बिट प्रोसेसर माइक्रोचिप है, जो इंडिया में पहली बार फुल्ली मैन्युफैक्चर हुआ है। तो ये जो है कि इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन में ऐसे ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जो है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, जिसमें तो इसमें जो है कि 4 मोर प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए गए हैं, जो कि 10 है, जो कि अलग अलग स्टेट में चलेंगे। यहाँ पे ब्रीफली ये चलेंगे। यहाँ पे हमें याद करने वाली चीज है, एक तो आप ये याद रखिएगा, विक्रम 3201, ये जो है कि हालांकि मे भी पूछा ना जाए, पर ये आपको याद रखना है। सेमीकॉन इंडिया जो है कि आपको याद रखना है, ये जो है कंट्री की सबसे लार्जेस्ट जो है कि सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो कि यशोभूमि द्वारका न्यू दिल्ली में जो है कि परफॉर्म हुई थी। यहाँ द्वारका जो है कि सुन के गुजरात नहीं कर देना है, ये जो है कि यशोभूमि द्वारका, द्वारका जो उधर वाली ब्लू लाइन पे द्वारका है, इंडिया, ये न्यू दिल्ली के मेट्रो ब्लू लाइन पे द्वारका, वो वहां के यशोभूमि में ये कंडक्ट हुई है सेमीकॉन इंडिया 2025, जो कि थीम किसका है, थीम है बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस, मींस इसका थीम है बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। तो ये आपको याद रखना है। फिर जो है कि अगला जो है कि जन विश्वास अमेंडमेंट बिल आया है, मींस अमेंडमेंट है, तो जानते हैं कि 2023 का जो अमेंडमेंट है बिल था, उसको अमेंड करके जो है कि 25 का अमेंडमेंट बिल ला दिया गया है। इसमें बहुत सारी क्रिमिनलाइज, जो डिक्रिमिनलाइज का मतलब होता है किसी छोटे माइनर ऑफेंस को खत्म कर देना, ठीक, तो उस पर जो है कि फाइन वाइन इम्पोज कर देना, बस जो है कि उसमें जेल टर्म को जो है कि डिक्रिमिनलाइज का मतलब ये होता है करने के लिए, ताकि जो है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग जो है कि और आसान हो सके। इसलिए जो है कि ये जन विश्वास जो है कि अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है, तो इसमें ये याद रखना है। ठीक, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अभी क्या हुआ है, बीएसएनएल जो हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्री है, बीएसएनएल ने जो है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं। इन जो है कि ये जो टेलीकॉम सेक्टर्स है, स्कॉम, नोकिया, सिस्को, क्वालकॉम, जो है कि इनसे जो है कि ये जॉइंट टेलीकॉम एजेंसीज हैं, इनसे जो है कि अपना एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जहां पे जो है कि भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीकॉम, जो कि ट्रेनिंग जबलपुर में है, जो बीएसएनएल को और एम्पावर करेगा और इंडिया टेलीकॉम सेक्टर को और अच्छा करेगा। तो यहाँ पे इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है आपको। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है कि बात कर रहा है इटलिन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये जो है कि कहाँ का है, ये अरुणाचल प्रदेश का है, जो कि दिरी और तांग लो रिवर पे बनेगा। यहाँ पे दूसरा जो है कि सिम योमी डिस्ट्रिक्ट में ही टाटो सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है कि बन रहा है। तो ये जो है कि आप इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट याद रख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हो, अगर इंडिया का मैप हम रफली देखें तो ये जो है कि अरुणाचल प्रदेश का स्टेट है, और यहाँ से ब्रह्मपुत्रा एंटर करती है। तो ये पास आप याद रख लीजिए, ये पास होता है यंग यंग्याप पास। यंग्याप पास जो है कि यहीं से जो है कि आपकी जो है कि ब्रह्मपुत्रा एंटर करती है। तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट है कि 10th एनिवर्सरी है इंडिया स्किल मिशन की। ये जो कि 10th एनिवर्सरी है, जो कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे फॉर्म जिस दिन हुआ था, उसी दिन इंडिया का स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया गया था, जो कि 15 जुलाई आप याद रखेंगे, जो कि वर्ल्ड यूथ डे होता है। इसी दिन जो है कि इंडिया का स्किल इंडिया मिशन जो है कि लॉन्च हुआ था। तो ये आप याद रख सकते हैं। फिर जो है कि नेशनल हाईवे सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जो है कि आई है 2023-24 की, ठीक, जो है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट निकाली है रूट्स की। तो उसका टाइटल जो है कि आप ब्रीफली देख सकते हैं, जर्नी टुवर्ड्स दी अमृतकाल, और ये बड़ा सा टाइटल है, तो आप ये देख सकते हैं एक बार। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है कि स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर का। यहाँ पे जो है कि वायु की बात नहीं हुई है, ऊपर हम वायु वाला अवार्ड देख के आए हैं। यहाँ पे स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड है, जो कि अर्बन सैनिटाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए है,
मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स जो है कि इसको जो है कि रिलीज करती है। और जो है कि ये 9th एडिशन है, जिसका इस बार का सेंट्रल थीम क्या था? सेंट्रल थीम था रिड्यूस करना, रियूज और रिसाइकल करना, इस बार का सेंट्रल थीम था। ये इंक्लूड क्या करता है? क्लीनिनेस टारगेट को ऑन दी एडॉप्शन ऑफ, ये याद रखेंगे आप, स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता। स्वभाव स्वच्छता मतलब कैरेक्टर भी साफ होना चाहिए, मतलब सिर्फ सफाई करने से नहीं, कैरेक्टर भी आपका साफ होना चाहिए, और संस्कार स्वच्छता मतलब नेचर भी आपका साफ रहना चाहिए, ये याद रखना है। और यहाँ पे जो है कि जैसे प्रयागराज महाकुंभ को जो है कि 2025 का मिनिस्ट्रियल अवार्ड दिया गया है, तो ये आप याद रख सकते हैं। तो जो सिटी अवार्ड्स है, सिटी अवार्ड्स जो है, सिटी अवार्ड्स देख लेते हैं, जो कि हमने ऊपर याद किया था, वो थे सिटी अवार्ड ऑफ यू, जो कि वायु स्वच्छता के लिए थे। यहाँ पे जो है कि हमने वहां पे याद किया था 3, 5, 7, 11, ठीक है। और यहाँ पे जो है कि क्या है, सिटी अवार्ड 10, 11, 12, 13 से है, तो एजीपीके करके आप याद रख सकते हैं। एजीपीके से क्या याद रखना है आपको? आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज और कानपुर। और 17 नंबर पे है वाराणसी, 17 नंबर पे है वाराणसी। तो ये आप याद कर सकते हैं, ऐसी सिटी अवार्ड जो है कि ऐसे याद करने हैं। और यहाँ पे जो है कि रैंकिंग देख लेते हैं, इस अवार्ड में जो है कि रैंकिंग मिली है, जो कि कैटेगरी 1 की सिर्फ मैंने मेंशन की है। कैटेगरी 1 जो है कि 10 लाख से ज्यादा लोगों की होती है। तो फर्स्ट जो है कि इंदौर को मिला है, सेकंड सूरत को, थर्ड जो है कि नवी मुंबई को, फोर्थ विजयवाड़ा को। तो ये आप कैटेगरी 1 के सिटीज याद रख सकते हैं। और प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिले हैं अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ को। तो ये मैंने बेसिक्स इन्फॉर्मेशन जो है कि स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड से जो है कि रिलेटेड बता दिया आपको। अब जो है कि आइए नेक्स्ट न्यूज पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? प्रधानमंत्री धन 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 धन्य कृषि योजना। धन धन्य कृषि योजना क्या है? यहाँ पे जो है कि लो प्रोडक्टिविटी जो कि एरिया में है, उनको एनहेंस करने के लिए ये स्कीम चलाई गई है, जो कि एक्सटेंड कर दी गई है 6 साल के लिए, और जो कि 2000 फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से 30-31 के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। यहाँ पे 100 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट की जाएंगी, हर स्टेट से एक होनी चाहिए, हर स्टेट यूटी से एक होनी चाहिए, और भी अदर भी हो सकती है। तो 100 डिस्ट्रिक्ट को टोटल सेलेक्ट किया जाएगा, जिसके पैरामीटर्स क्या रखे गए हैं? इसके पैरामीटर है कि लो प्रोडक्टिविटी हो, क्रॉपिंग इंटेंसिटी लो हो, और एग्रीकल्चर क्रेडिट डिसबर्समेंट्स में जो है कि जो एग्रीकल्चर लोन जो है कि बहुत लो हो, तो उन डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया जाएगा इन पैरामीटर पर। ये जो है कि नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, उसे अलाइन करता है। तो ये जो है कि बेसिक्स है, इसमें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है कि 23rd रीजनल मीटिंग हुई है ओपीसीडब्ल्यू। ओपीसीडब्ल्यू क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ द केमिकल वेपन्स में, जो है कि इसकी 33rd मीटिंग हुई है एशिया इन दी एशिया 2025, जो कि 3rd मीटिंग कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है, इसलिए जो है कि इंपॉर्टेंट है। और इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ द केमिकल वेपन। केमिकल वेपन का कोई यूज नहीं करेगा वॉरफेयर में। ये मीटिंग हुई है न्यू दिल्ली पे, और इंडिया इसका सिग्नेटरी है, जो कि जो जनवरी 1993 में साइन किया था, और इनफोर्स कब हुआ था? अप्रैल 1997 में इसको इनफोर्स आ गया था, मतलब ये लागू हो गया था। फिर जो है कि नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी है 2025 की, जैसा कि हम जान सकते हैं। अभी रिसेंट में जो है कि देखें तो कुछ साल अभी लास्ट कुछ ईयर्स, मतलब लास्ट कुछ मंथ्स पहले ही जो है कि एथलीट्स जो है कि अपने स्पोर्ट्स फेडरेशन के बाहर जो है कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, और वहाँ पे बहुत ही गंभीर सिचुएशन हो गई थी वुमेन से सेक्सुअल हैरेसमेंट के बाद। तो जो है कि यहाँ पे जो है कि नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी ला रहा है, जो कि 2001 की पॉलिसी को रिप्लेस करेगा। इसमें बहुत सारे कमीशन और बोर्ड फॉर्म किए जाएंगे, ताकि एथलीट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर, एथलीट का इंफ्रा इंप्रूव किया जा सके, और उनका जो है कि स्पोर्ट्स गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जा सके। इसलिए जो है कि ये पॉलिसी कर रही है इतना, तो इससे ज़्यादा नहीं जानना है हमें। फिर नेक्स्ट जो है कि आप जान लीजिए 10 ईयर हो गए डिजिटल इंडिया को। डिजिटल इंडिया मीन डिजिटल इंडिया जो ये स्मार्ट मिशन चल रहा है डिजिटल इंडिया का, उसको 10 साल हो गए, जो कि 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। इसका स्लोगन और सेंट्रल थीम क्या है? पावर से एम्पावर। तो मीन्स ज़्यादा डिजिटल क्या होता है? डिजिटल मतलब हो गया कोई भी जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चलेगी, तो उससे पावर है, पावर से एम्पावर कर देंगे लोग को, मीन्स पावर से एम्पावर करेंगे। तो ये आपको याद रखना है, इसका जो है कि थीम क्या है। और यहाँ पे जो है कि स्टेट ऑफ इंडिया जो है कि डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट में इंडिया जो है कि बाय कौन निकालता है? ये डिजिटल इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट जो है कि बाय निकालता है इंडियन काउंसिल रिसर्च ऑन इंटरनेशनल एजुकेशन रिलेशन। ये इसको निकालता है, जो कि जिसने बताया है कि इंडिया जो है कि 3rd लार्जेस्ट अमंग दी G20 नेशंस में। जो G20 कंट्रीज है, G20 अब ऑफिशियली जो है कि इस बार का जो है कि हुआ था, इसमें G21 कर दिया गया। अफ्रीका को भी, साउथ अफ्रीकन नेशंस को भी जो है कि इंक्लूड कर लिया गया है। तो यहाँ पे जो है कि इंडिया जो है कि G20 में जो है कि 3rd नंबर पे है। तो ये आप याद रखेंगे, इंडिया जो है कि 3rd लार्जेस्ट जो है कि डिजिटल इकोनॉमी बन चुका है अमंग द G20। फिर नेक्स्ट देखते हैं स्मार्ट सिटी और अमृत जो है कि मिशन, अटल मिशन फॉर द रिजनरेशन ऑफ द अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन मिशन, जो है कि इन्होंने 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि 15 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। मीन्स ये आप याद रख सकते हैं, यहाँ पे 15 है, सॉरी, तो 2015 को, तो 10 साल ही कंप्लीट हो गए। स्मार्ट सिटी का मतलब हो गया मीन जो है कि कैमरे लगाना, जो कि हर जगह कैमरे लगाना, रोड बनाना, रोड के साइड जो है कि फुटपाथ और साइकिलिंग ट्रैक बनाना, ये सब जो है कि स्मार्ट सिटीज के अंदर आता है। और ये अटल मिशन फॉर द इनोवेशन ऑफ द अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें जो है कि सैनिटेशन और इन सब पे ध्यान दिया जाता है। तो इसको जो है कि 10 साल हो गया, और यहाँ पे क्वालिटी लाइफ इंप्रूव करने के लिए, स्ट्रेंथ करने के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, तो आप ये याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है कि फर्स्ट असेंबली ऑफ द
इंटरनेशनल IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की जो है कि फर्स्ट मीटिंग हेल्ड की है कहाँ पे, ये जो है कि न्यू दिल्ली में हेल्ड की है। और जो है कि अगस्त, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन याद रखिए कि ये मीटिंग कहाँ हेल्ड की है, ये जो है कि न्यू दिल्ली में हेल्ड की है। इसकी नोडल एजेंसी कौन है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज की है। यहाँ पे जो है कि 7 बिग कैट्स की बात की जाती है, जैसे टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नोन लेपर्ड, चीता, जैगवार और पुमा। पर इंडिया में जो है कि ये जैगवार और पुमा नहीं पाए जाते, बस ये 5 पाए जाते हैं, आपको याद रखना। और इनका स्टेटस भी आप याद रख सकते हैं, तो जो है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इनके स्टेटस, ये आपको याद रखने हैं। पर जैगवार और पुमा इंडिया में नहीं पाए जाते हैं। और जो है कि अभी अगस्त 2025 में जो है कि IBCA को नेपाल ने भी ज्वाइन कर लिया था। आइए फिर नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। हिमाचल प्रदेश जो है कि बन गया है फुल्ली लिटरेट स्टेट। फुल्ली लिटरेट स्टेट का मतलब है कि मतलब हर बंदा वहाँ पढ़ा लिखा नहीं होगा। यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड लिमिट है जो कि मोर देन 90% लोग जो है कि अगर वहाँ पे जो है कि जो जो भी क्राइटेरिया रखे गए हैं, मीन साइन करना, हिंदी पढ़ना या इंग्लिश पढ़ना, उससे जो है कि इसको मेजर किया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश बन गया है फुल्ली लिटरेट स्टेट, जो है कि इंडिया का फिफ्थ स्टेट जो है कि बन चुका है हिमाचल प्रदेश। उससे पहले जो है कि मिजोरम जो है कि पहला पहला फर्स्ट स्टेट बना था, देन जो है गोवा सेकंड स्टेट, देन त्रिपुरा जो है कि फोर्थ स्टेट था, और लद्दाख जो है कि यूनियन टेरिटरी में थर्ड स्टेट थी। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे ब्रीफली। फिर यहाँ पे कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स, हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। फंडामेंटल राइट्स की जो कि आर्टिकल 12 से 35 कहता है, जिसमें से एक आर्टिकल है 21 जो कि राइट टू फ्रीडम की बात करता है, जिसमें लाइफ एंड लिबर्टी की बात है। अंडर आर्टिकल 22 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, उसमें डिजिटल एक्सेस को भी इंक्लूड किया गया है। फंडामेंटल राइट मीन्स आपको डिजिटली जो है कि आपको डिजिटली विहीन नहीं किया जाएगा। आपको सोसाइटी के साथ साथ चाहे कोई हो, उसको जो है कि फंडामेंटल राइट है डिजिटल एक्सेस का। तो ये जो है कि PIL फाइल की थी, पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन जो है फाइल किया गया था। प्रज्ञा प्रसून जो है कि वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2024 और अमर जैन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2025 केस में, इन दोनों केस को ड्राइव करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेट किया कि फंडामेंटल राइट में भैया डिजिटल एक्सेस को भी जोड़ दिया जाए। इससे पहले भी जैसे लाइवलीहुड का राइट टू लाइवलीहुड, तो वो जो है कि ओल्गा टेलिस वर्सेज बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985 में जो है कि लाइवलीहुड को जो है कि अंडर आर्टिकल 21 ऐड कर दिया गया था। और क्लीन इन्वायरमेंट जो है कि राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट जो है कि सुभाष कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 1991 में। राइट टू एजुकेशन जो है कि मोहिनी जैन वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका 1992 में। प्राइवेसी जो है राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 जो है कि के एस पुट्टुस्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में। और राइट टू डाई विद डिग्निटी मींस कॉमन कॉज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे डाई विद डिग्निटी का मतलब है जो एनेस्थीसिया जो होता है, एनेस्थीसिया जो है दिया जाता है, मीन जो है कि ड्रग देके जो है कि आपकी डेथ जो है कि इंडिया में कौन सी ये अलाउ है, बस ये याद रखिएगा। 2 तरह की होती है, एक एक्टिव होती है, एक पैसिव होती है। तो एक्टिव इंडिया में अलाउ नहीं है, पैसिव अलाउ है। मीन जो है कि आप सीरियस हेल्थ कंसर्न में होंगे, या जो है कि कोई जो है कि ऐसी बीमारी में होगी जिसका ट्रीटमेंट बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव और आप अफोर्ड नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और ये सब जो है कि सीरियस हेल्थ कंसर्न होंगे, तब एनेस्थीसिया जो है कि अलाउ है। राइट विद डिग्निटी मीन जो है कि विदाउट पेन, और इसके जो है कि आपको जो है कि एक ड्रग इंजेक्शन दिया जाएगा जिससे आपकी डेथ जो है कि स्लोली हो जाएगी। तो ये जो है कि कॉमन कोर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में जो है कि अलाउ किया गया था। फिर नेक्स्ट है कि यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज जो है कि इसमें जो है कि ऐड किया गया भगवत गीता और भरतनाट्यम भारतीय नाट्य शास्त्र को ऐड किया गया। जैसा कि जानते हैं हमारी जो कि वन ऑफ दी होली एंड सेक्रेड बुक है भगवत गीता, जिसमें जो है कि महाभारत का पूरा मेंशन है। उसमें जो है कि यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जो कि हेरिटेज साइट में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में रजिस्टर किया गया है इसको। और जो है कि भारत नाट्य शास्त्र को, जिसमें जो है कि आर्ट आर्ट परफॉर्मेंस एंड ड्रामा ये सब है, उसको जो है कि भारत मुनि द्वारा जो लिखी गई थी उनके द्वारा। तो इन दोनों को अभी रिसेंट ऐड किया गया। ऋग्वेद जो है कि 2007 में ऐड हो गया था। और जो है कि सीवेट फिलोसफिकल अभिनव गुप्ता जो है ये 2023 में ऐड कर लिया गया था। जो है कि आर्चीव ऑफ द फर्स्ट नॉन अलाइनमेंट समिट जो है कि बेलगार्ड 1961 में हुआ था, जो वो 2023 में ऐड किया गया था। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी को 2003 में आर्चीव जो इंडिया में थे वो जो है कि मेमोरी ऑफ दी यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में ऐड किया गया है। यहाँ पे जो है कि 5 नई क्लासिकल लैंग्वेज को ऐड कर दिया गया है, जो कि मराठी, पाली, प्राकृत, असमी और बंगाली है। तो ये आप याद रख सकते हैं। ठीक, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे जो है कि आप ये याद रख सकते हैं 5 न्यू क्लासिकल लैंग्वेजेस को अप्रूवल मिल गया है। और यहाँ पे देखिए 50 साल इमरजेंसी के हो गए। हम जैसा कि जानते हैं कि जो है कि ये जो है 25 जून जो है इसको जो है कि जैसे संविधान हत्या दिवस भी कहा जाता है, संविधान हत्या दिवस कहा जाता है इसको। जैसा कि हम जानते हैं 26 नवंबर को जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे या कह लीजिए संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस जो कि 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के जो है कि
अडॉप्ट कर लिया गया था, वहाँ पे जो है कि टेम्परेली कुछ प्रोविजन अडॉप्ट कर लिए गए थे। तो इस डे को कमेंस्ट्रेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ये कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है कि संविधान दिवस मनाया था। उसी तरीके से ऑपोजिशन में जो है कि पार्टी थी, जो कि पॉलिटिकल पार्टी इसमें जाएंगे, इसको जो है कि संविधान हत्या दिवस में जो है कि इसको जो है कि कमेंस्ट्रेट करने लगे कि ये 50 साल इमरजेंसी के हुए हैं और 25 जून को जो है कि संविधान हत्या दिवस होता है। और ये आप याद रखिए, उसमें प्रेसिडेंट कौन थे? फरुद्दीन अली अहमद, जो कि इन्होंने डिक्लेयर इमरजेंसी की थी, किसके कहने पे? इंदिरा गांधी के कहने पे की थी। आप ये याद रख सकते हैं। रीजन साइड किए थे, इंटरनल जो है कि डिस्टर्बेंस है, ये चीजें हैं। यहाँ पे जो है कि जानते हैं, हमारा जो पार्ट 18 है उसमें 352 से 360 पे जो है कि इमरजेंसी की बात की गई है, जिसमें 352 जो है कि नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, 356 जो है प्रेसिडेंट रूल की बात करता है, और 360 जो है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि इंडिया में आज तक नहीं लगी है। तो ये आप याद रख सकते हैं। और जो है कि 358 और 359 सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट से डील करता है। तो ये हमने ब्रीफली देख लिया, और ये सब जो है कि कुछ मेजर फीचर्स है जो कि हम यहाँ देखेंगे नहीं। ये जो देख लीजिए, यहाँ पे 3 अमेंडमेंट की बात हुई थी, जो कि 38th अमेंडमेंट जो है कि उसने प्रेसिडेंट के सेटिस्फेक्शन को जो है कि जुडिशियल रिव्यू से बियॉन्ड कर दिया था। मीन जो कि प्राइम मिनिस्टर के कहने पे प्रेसिडेंट ने अगर इमरजेंसी लगा दी है तो वो जुडिशियल रिव्यू में नहीं नहीं आएगा। और 39 जो कि कहता है जुडिशियल रिव्यू ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, पीएम और स्पीकर, इन सबके जो है कि इसको जुडिशियल रिव्यू से आउट कर दिया था। फिर 42 सेकंड अमेंडमेंट ने जो है कि सोशलिस्ट, सेकुलरिस्ट एंड जो है कि इंटीग्रिटी जैसे वर्ड जोड़ दिए थे, ये याद रखेंगे। फिर इसके बाद क्या हुआ, जब जनता दल की गवर्नमेंट आई तो वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो कि ये सब प्रोविजन रिवर्स कर दिए, इसको रहने दिया। और जो है कि यहाँ पे जो इंटरनल डिस्टर्बेंस था उसको जो है कि वर्ड को रिप्लेस कर दिया आर्म रिविलियन से। और यहाँ पे जो है कि जुडिशियल रिव्यू को स्ट्रेंथन किया गया, और जो है कि जो राइट टू फंडामेंटल राइट थे 20 और 21 में जो है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी सर्टेन अपने ऑफेंसेस और जो है कि लाइफ एंड लिबर्टी, इस इनको जो है कि रिस्टोर कर दिया गया कि ये फंडामेंटल राइट जो है कि उस आपके इमरजेंसी के वक्त भी खत्म नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो है कि आप ये याद रख सकते हैं, प्लीन क्वार्टर में ये जो फंडामेंटल राइट सस्पेंशन का जो केस है वो एडीएम जबलपुर केस है। मीन जो है कि आर्टिकल 20 एंड 21 जो है कि उस वक्त जो है कि सस्पेंड कर दिए गए थे। जो है कि एक जर्नलिस्ट है, उनके राइट को इन्होंने जो है कि उस जर्नलिस्ट को डिटेन कर लिया था, तो वहीं से इसको सीट्स हुए थे। और बाकी ऑफिसली जो है ये केएस पुट्टू स्वामी वाला जजमेंट में ही 21 और 20 और 21 को जो है कि अंडर जो है कि सस्पेंशन में जो है कि नहीं है, अंडर आर्टिकल 359 ये जो है कि यहाँ किया गया था। तो यहाँ पे हमने ब्रीफली जान लिया। और ये नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है कि हम जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर इन दी अवेक ऑफ दी पहलगाम अटैक, जो है कि हमने पाकिस्तान को अच्छे से धोया है। तो ये जो है कि आप यहाँ से ये देख सकते हैं, ये हमारे इंडिया का ट्राइम मिशन था। इसका नेचर वेचर जो है कि आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जो है कि मेन चीज पढ़ेंगे हम, वो ये है कि 1947 में ऑपरेशन गुलमार्ग हुआ था, जो है कि इन्वेड कर रहे थे, ट्राइबल इन्वेजन थो जम्मू कश्मीर में। इसी वक्त जो है कि कश्मीर जो है अपने जो है कि भागा भागा आया और इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन साइन करके इंडिया में जो है कि इंडिया में जो है कि एसोसिएट बन गया, इंडिया का जो है कि स्टेट बन गया। तो ऑपरेशन गुलमार्ग हुआ था 1947 में। फिर जो है कि ऑपरेशन विजय हुआ था 47 एंड 48 में। यहाँ पे जो पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं है, ऑपरेशन पोलो है, जिससे हमने हैदराबाद को इंडिया में इंटीग्रेट किया था। तो ये याद रख सकते हैं। ऑपरेशन जिब्राल्टर याद रख सकते हैं, जम्मू कश्मीर में हुआ था। फिर ये ग्रैंड स्लैम श्री कैक्टस लिली याद रख सकते हैं, जो 71 का है। ऑपरेशन ट्राइडेंट हो गया, मेघदूत और विजय विजय ऑपरेशन जो है कारगिल वॉर के वक्त चलाया गया था। फिर ये जो है कि अलग विषय है, जैसे 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, और जो है कि ऑपरेशन महादेव जो है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के साथ जो है कि ऑपरेट किया गया था। और ये जो है कि काउंटर ऑपरेशन है पाकिस्तान के, जिन्होंने ये ऑपरेशन किए थे। तो ये देख लीजिए एक बार ब्रीफली। अभी जो है कि रिसेंटली लेडी जस्टिस जो थी सुप्रीम कोर्ट की, उनको जो है कि अनवील किया गया था, जो है उसमें जो है कि चेंज कर दिया गया। चेंजेस क्या किया गया, ब्लाइंड फ्लोट हटा के जो है कि आंखों को ओपन कर दिया गया, कानून अंधा नहीं है ना, ऑन दी जोक एंड। ठीक है, स्वॉर्ड को रिप्लेस कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन से, इंडिया सारी अटायर होगी और स्केल्स रिटेन कर दिए गए। तो ये चेंजेस लाए गए हैं लेडी जस्टिस स्टैच्यू में। और पीएम समनिधि स्कीम है, जो प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर स्कीम है, मीन जो है कि ठेले पे जो भी वो करते हैं उनको जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का जो है कि स्कीम है, जो कि 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। यहाँ पे कोलेटरल फ्री जो है कि वर्किंग कैपिटल दिया जाता है। पहला सिर्फ जो है कि 10,000 लोन का, फिर टाइमली पेमेंट कर दोगे। दूसरा जो है 20,000, देन 50,000 तक के लोन मिल सकते हैं। इम्प्लीमेंटेटिंग एजेंसी सिफडी है, ये याद रख लीजिएगा। और इसमें जाके ऐसा कुछ नहीं है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, पीएम इंटेंसिव स्कीम है। ये जो कि क्या गारंटी करती है, 21 से 24 साल के बच्चों को जो एक इंटेंसिव ये स्कीम लॉन्च की गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव ये है क्योंकि इतना इतना स्टाइफन मिलेगा। फिर विकसित भारत रोजगार योजना है, जिसमें जो है कि ईपीएफओ रजिस्टर्ड सिबलिंग हायरिंग 2 से 5 एडिशनल एम्प्लॉइज, ये प्रमोट करेगा सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट विद द विकसित भारत। ये सब जो है कि पीआईबी से मैंने इन्फॉर्मेशन निकाल के, जो कि अपने इसमें भी है, आई दृष्टि में भी है, तो इंटीग्रेट कर दी है। ये तो हम ऊपर देख ही चुके हैं।
फिर विकसित कृषि संकल्प अभियान जो है कि 2025 का जो कि लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से, जो कि इसकी लीड एजेंसी है वो आईसीआर है, आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। यहाँ पे इनॉग्रल इवेंट हेल्ड हुआ है पूरी उड़ीसा में, और जो है कि इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, तो इतना डीप डाउन करने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 10 ईयर ऑफ जन सुरक्षा स्कीम हो गया है। जन सुरक्षा स्कीम किसका इनिशिएटिव है? प्रधानमंत्री जन सुरक्षा इनिशिएटिव है, जिसके अंदर जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। तो आप जो है कि यहाँ पे इसके कवरेज, एलिजिबिलिटी और ये सब देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमने जो है कि ब्रीफली इतनी सारी चीजें कवर कर ली। यहाँ पे जो है कि एक और क्रूज भारत मिशन है। क्रूज भारत मिशन जो है कि 2024 से 29 तक के लिए चलाया जाएगा। क्रूज का मतलब जो शिप चलती है, जैसे हमारा जो है कि ये INS विलास चला था गंगा वैली में, जो नेशनल वाटरवे है गंगा का, उसमें जो है कि INS जो है कि चलाया गया था, उसका नाम शायद करेक्टली नहीं बता रहा हूँ, आप बताइएगा वो, ठीक है। वो क्रूज भारत मिशन के अंडर जो है कि क्रूज शिप्स तैयार की जाएंगी, जिसमें जो है कि लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ द पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है। इसका ये चीज है, टारगेट क्या है यहाँ पे देखिए, फेज 1, 2, 3 तीन फेज में किया जाएगा इसको। और यहाँ पे की क्या है, यहाँ पे मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल बनेगा, जो कि इंदिरा, लोकेशन कहाँ है, इंदिरा डॉक मुंबई पे बनेगा। और यहाँ पे जो है कि अलग अलग चीजें होंगी। यहाँ पे देखिए रिवर क्रूज इनिशिएटिव जो है कि वाइकिंग, ब्रह्मपुत्रा रिवर क्रूज, असम रोड जो है कि यहाँ पे 12 क्रूज जो है टूरिज्म के लिए देगा। तो ये सब जो है कि हमें याद रखना है। एक चेनाब रेलवे ब्रिज प्रोजेक्ट है। आप जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में अभी हाईएस्ट इंडिया का जो है कि वो बना है चेनाब रेलवे ब्रिज। तो ये चीजें बेसिक इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। और अदर जो है कि वहाँ पे प्रोजेक्ट है वो है उद्यम श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक प्रोजेक्ट, ठीक, अंजी खेड़ा रेल ब्रिज। ये सब जो है कि वेव सबमिट हुआ है, अभी वेव सबमिट हुआ है, जो कि वर्ल्ड का ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट सबमिट है, जो कि जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उसको जो है कि वेव सबमिट के अंदर जो है कि यहाँ पे वेन्यू कहा था, इसका वेन्यू आप याद रखेंगे, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। और थीम क्या था? थीम क्या था? कनेक्टिंग क्रिएटर कनेक्टिंग कंट्रीज। ये जो है कि क्रिएटर्स को कनेक्ट करके कंट्रीज को कनेक्ट करना थीम था। और ये कुछ हाईलाइट्स हैं जो कि आप याद रख सकते हैं। फिर जो कि नेशनल जीरो में मिसलेज रूबेल एलिमिनेशन कैंपेन चला है, जो कि अप्रैल 2025 में वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे, जो अपना जैसे अपना इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कौन सा है, इंद्रधनुष, इसमें जो है कि अलग अलग डिसीज के लिए इंजेक्शन दिए गए थे, ये याद रख सकते हैं। यहाँ पे जो है कि नेशनल जीरो मिसल्स रूबेला एलिमिनेशन जो है कि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक में चलाया गया था। ये लॉन्च किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर ने। यहाँ पे 100% ऑफ इम्यूनाइजेशन कवरेज था मिसल्स और रूबेला वैक्सीन के द्वारा। टारगेट है कि 2026 तक इसको एंड कर दिया जाएगा। करंट कवरेज ये है। फिर जो है कि नेक्स्ट जो है कि काशी तमिल संगमम हुआ था। ये जो है कि कहाँ पे हेल्ड हुआ है? ये वाराणसी के नमो घाट में। नमो घाट जो है कि जो बनारस का है, तो हम जान रहे हैं कि ऐसे ऐसे कुछ हाथ जैसे स्टैचू लगाए हैं नमस्कार पोजीशन में। ये जो है कि वहाँ हुआ था। और अयोध्या, प्रयागराज, ये 3 जगह जो कि काशी तमिल संगमम का 3rd फेज हुआ था, जो कि 15 से 24 फरवरी 2025 को हुआ था। ऑर्गेनाइज किसने कराया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है कि इसको जो है कि ऑर्गेनाइज किया था। इसकी सेंट्रल थीम क्या थी? सेंट्रल थीम थी लेगेसी ऑफ द सेज अगस्त्य। सेज अगस्त्य कौन थे? जिन्होंने नॉर्थ से साउथ ट्रैवल करके साउथ के पूरे कल्चर को जो है कि बसाया है, ऐसा माना जाता है। अपने स्क्रिप्ट जो भी अपने स्क्रिप्ट टैक्सीज है, जो है कि अपने होली टैक्सीज है, उनके द्वारा माना जाता है कि लेगेसी ऑफ सेज अगस्त्य जो है उनको जो है कि, इसलिए इस बार का सेंट्रल थीम भी यही थे। इनॉग्रेशन जो है कि इन्होंने किया था, देख लीजिए। और इसमें जो है कि कुछ की हाईलाइट्स हैं, उसमें जो है कि आप जो है कि डीप डाउन कर सकते हैं। फिर जो है नेक्स्ट है इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है कि रिलीज की गई है। किसके द्वारा रिलीज की जाती है ये रिपोर्ट? ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये रिलीज की जाती है। ये 18th जो है कि बाइनियल असेसमेंट थी, जिन्होंने जो कि 18th रिपोर्ट थी, जो कि हर जो है कि बाइनली जो है कि ये रिलीज आती है हर 2 साल पे। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे जो है कि ट्री कवरेज जो है कि देखें तो इस स्टेट में जो है कि ट्री कवरेज इंक्रीज हुआ है। तो ये हमने ब्रीफली देख लिया। अब आगे देखते हैं। चलिए फिर यहीं पे जो है कि डिस्कशन को हम एंड करते हैं। ये हमने ब्रीफली जो है कि अपने नेशनल अफेयर्स थे, नेशनल अफेयर्स आई डिस्ट्रिक्ट है, इसको बहुत ही ब्रीफली कवर कर लिया। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो और इसी तरीके से मैं कोई और रिवीजन सेशन बना दूं, ये आई दृष्टि जो अपनी है, आई दृष्टि के और रिवीजन सेशन आपको चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बता सकते हैं। मैं ऐसे और रिवीजन सेशन ले आऊँगा। जैसे इसमें मैंने नेशनल अफेयर्स कवर किया है, तो इंटरनेशनल अफेयर्स का हो गया, चाहे जो है कि इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जो भी पोर्शन हमारे हैं बचे हुए। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और अपना ओपिनियन जो है कि कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर और सेशन चाहिए तो प्लीज़ बताइए, और मैं जो है कि उसको जो है कि प्रीलिम से पहले आपका जो है उसको फिनिश करा दूंगा बिफोर
6 to 7 अक्टूबर जो है कि उसको फिनिश कर दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू लिसनिंग टू दी एंड। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को अपना सपोर्ट दिखाने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को और फेलो एस्पिरेंट्स को शेयर कीजिए। अगर ये आपको डिस्कशन अच्छा लग गया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर दीजिए आप। टिल देन साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग।